Welcome back with this new video of chapter 1. Today we will discuss on the next topic of this chapter, which is agriculture sector on the eve of independence. In the last video we already discussed on some point which is based on pre-British period, and we also discussed on colonialism, where the one ruling country actually used another country as their colony for their economic interest. Even Britishers did not take any interest to calculate national income. वो तो 1867 में दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर एक्सप्लेन किया नेशनल इनकम को लेते हुए, जहां उन्होंने पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू 1867 1868 20 रुपीस पर ईयर काउंट की थी, जहां उन्होंने ड्वेन थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमी को और चमकाने के लिए और बूस्ट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी के हर एक रिसोर्स का भरपूर इस्तेमाल किया. So without wasting any time, let's move on our today's topic, which is agricultural sector on the eve of independence. This is a very serious note और एक आश्चर्यजनक बात भी है कि हिंदुस्तान की 85% पॉपुलेशन जो विलेज में बसा करती थी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर रिलेशन में तो थी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन के काबिल नहीं बन पाया. ऐसा क्यों? इस बात को बताने के लिए, स्टैग्नेशन को सिखाने के लिए 4 रीजन को मेन माना गया है. Let's move on our first reason of stagnation, which is land settlement system. It is also known as जमींदारी सिस्टम. हुआ क्या था स्टार्टिंग में लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर? ये था क्या? जमींदारी सिस्टम को स्टार्ट करने वाले लॉर्ड कार्नवालिस हैं. लॉर्ड कार्नवालिस हिंदुस्तान आए तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रेजर में परमानेंट इनकम के मकसद से एक सिस्टम को डेवलप किया जिसे फिक्स्ड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम कहा गया. इस सिस्टम के अंदर उन्होंने लैंड का जो ऑनर था उसे जमींदार कहा, यानी जमींदारों को लैंड का ऑनर बनाया गया. यानी यहाँ पे सिस्टम के अंदर फार्मर्स को लैंड का ऑनर नहीं माना जा रहा है. जो जमींदार है उसे लैंड का ऑनर यहाँ पर माना गया और जमींदारों को एक काम सौंपा गया, एक एग्रीमेंट किया गया उनके साथ में कि आप पूरे गांव से या आपके अंदर जो भी एरिया आता है आप उस एरिया से टैक्स कलेक्शन का काम करेंगे, लेकिन आपको वो टैक्स परमानेंटली गवर्नमेंट को देना है. और अगर कोई जमींदार टैक्स को टाइमली नहीं दे पाता था ब्रिटिशर्स को तो वो अपने राइट को भी खो देता था, यानी वो अब से जमींदार नहीं रहेगा. इस एग्रीमेंट ने इस बात से जमींदारों को ज्यादा प्रेशराइज किया कि वो टाइमली या टाइम से पहले ही टैक्स कलेक्ट कर लें और उन्हें वो हैंड ओवर कर दे ब्रिटिशर्स को. इस सिस्टम को हम चार्ट से भी समझ सकते हैं. एक पहले वर्ड लिखते गवर्नमेंट, देन जमींदार एंड देन सबसे नीचे आपके टिलर्स हैं. टिलर कौन है? टिलर वो फार्मर है जो एक्चुअली लैंड पे फार्मिंग या खेती करने वाले हैं. जमींदार कौन है? जमींदार टैक्स कलेक्टर है जो टैक्स को कलेक्ट करेंगे उस जगह पे. और यहाँ पे गवर्नमेंट पे कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इस जगह पे. तो एक्चुअली में हो क्या रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स टाइमली इसको अमाउंट चाहिए अपने काम को रन करने के लिए, तो उसने एक एग्रीमेंट करके जमींदार को इस काम के लिए बाइंड कर लिया कि आप क्या करो, आप टैक्स कलेक्ट करो. और गवर्नमेंट के बदले, गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स नहीं कलेक्ट कर रही है टिलर से, वो बीच में एक लिंक को ले आती है जिसे जमींदार कहते हैं और जमींदार के थ्रू वो टैक्स लेती थी. अब जमींदार क्या करता था, ये टिलर से टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टाइमली जो टाइम उसको दिया गया है उसे वो हैंड ओवर करता था. और अगर वो जमींदार इसको टाइमली हैंड ओवर नहीं कर पाता था तो बाय द एग्रीमेंट उसे उस पोजीशन से हटा दिया जाता था. जैसे मैंने भी कहा, इसी वजह से उसे ज्यादा प्रेशर फील होता था और वो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता था. इसे फिक्स्ड इसलिए ही कहा गया है क्योंकि यहाँ पे टैक्स में कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा, फिक्स टाइमली वो अमाउंट वहां पर पहुंच जाना चाहिए. वैसे सिस्टम के अंदर 10/11 का रेशियो था, जैसे कि 10 जितना इनकम कलेक्ट होगा उसका 10 रेशियो गवर्नमेंट के पास जाएगा और 1/11 जो रेशियो है वो अपने जमींदार
अपने पास रख लेंगे। इसी वजह से जो टिलर या फार्मर्स थे वो धीरे धीरे लैंडलेस हो गए, उनके पास उनकी जमीनें छिन गई, उनकी इनकम का रेशियो काफी सिमट गया, उन्हें एक सब्सटेंशियल बहुत कम माइनर सा वेज मिलने लगा इस जगह पे। और वहीं दूसरी ओर जमींदारों का लाइफस्टाइल काफी ज्यादा बढ़ गया, उनकी लाइफ में लग्जरी आना स्टार्ट हो गया और उन्हें समाज में काफी इज्जत मिलना स्टार्ट हो गई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस ने, पूरी प्रथा ने, इस सिस्टम ने टेलर को, फार्मर को पूरे ढंग से मार दिया, जिससे एग्रीकल्चर का लेवल और ज्यादा कम हो गया। नेक्स्ट रीजन है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? जब जो कल्टीवेशन है वो सेल्फ कंजप्शन की जगह मार्केट में बेचने के लिए किया जाए, यानी हम अपने यूज के लिए कल्टीवेशन ना करें, हम उसे मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए उसका यूज करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसे एग्रीकल्चर को हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। जहां पहले सेल्फ कंजप्शन के अंदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता था, कल्टीवेट किया जाता था, वहीं दूसरी ओर अब ब्रिटिश की वजह से जो लोग थे वो मोटिवेट हो गए थे कि वो कैश क्रॉप को उगाना स्टार्ट करें, यानी जो कल्टीवेशन था वो फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप की ओर मूव हो गया। अब कैश क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? कॉटन, जूट, शुगरकेन, ये सभी कैश क्रॉप्स हैं। जैसा हमने माइक्रो में पहले ही पढ़ा था कि कोई भी प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस करना चाहता है, ताकि उसे प्रोडक्शन का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। तो हुआ क्या था उस समय ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी और फार्मर धीरे धीरे समझ चुके थे कि अगर वो इस तरीके के क्रॉप्स को जो रिक्वायर्ड है, मार्केट में ज्यादा डिमांड में है, जो ब्रिटिशर खरीद रहे हैं, अगर इनको उगाएंगे तो उनके पास इनकम ज्यादा फ्लो होगा। तो कुछ लोग इस प्रोसेस से मोटिवेट हुए और उन्होंने फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट किया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने डेब्ट को कम करने के लिए, जो उन पे लोन का इतना ज्यादा बर्डन पड़ गया था जमींदारी प्रोसेस के तहत में, तो उन्होंने अपने बर्डन को कम करने के लिए भी फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप को उगाना स्टार्ट किया। वो लोग मोटिवेट हुए कि उनका जो डेब्ट है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो लोग अब उस डेब्ट से फ्री हो जाएंगे। वहीं तीसरी ओर एक और प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया गया, जहां पे फार्मर्स को या टेलर को बाइंड किया गया कि वो फूड क्रॉप को छोड़कर कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट करें। बहुत सी जगह पे ब्रिटिशर्स ने फार्मर के साथ में डायरेक्टली एग्रीमेंट कर लिया था, जिस एग्रीमेंट के तहत वो फार्मर्स को एडवांस में पेमेंट दे देते थे और उस पेमेंट की वजह से वो फार्मर ऑलरेडी बाइंड हो जाते थे कि उन्हें वही क्रॉप उगाना है। तो इस वजह से इस प्रोसेस के अंदर एक तरीके से मोटिवेट और प्रेशराइज किया गया कि फार्मर्स फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें। अगर हम नॉर्मली इस चीज को देखते हैं तो हमें यहाँ किसी किस्म की गलती का कोई एहसास नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें साफ ये चीज समझ आएगी कि हुआ क्या था। मान लेते हैं कि इतना लैंड एरिया है पूरे हिंदुस्तान में और अगर सब में फूड क्रॉप उग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या है कि फार्मर्स को मोटिवेट किया गया है कि वो फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, फिर धीरे धीरे रेशियो और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो बाद में जाके एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा बन जाएगा जहां पे लोग केवल या फार्मर्स केवल जो है वो कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट कर देंगे और जो फूड क्रॉप का एरिया बचेगा वो काफी कम बचेगा। इस वजह से मार्केट में अकाल वाली कंडीशन आ सकती है, अनाज काफी कम हो सकता है। फूड तो चाहिए, फूड तो रिक्वायर्ड है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, अगर फूड ही नहीं मिलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा आगे। तो इस वजह से बहुत सी आपदाओं का सामना भी हिंदुस्तान को करना पड़ा है स्टार्टिंग में। 1769 से लेकर 70 तक में बंगाल प्रेसिडेंसी, जब मैं बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करता हूं तो उसके अंदर 3 स्टेट आ जाएंगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसकी 1/3 पॉपुलेशन गायब हो गई थी, यानी 1/3 पॉपुलेशन अकाल की वजह से खत्म हो गई थी। वहीं सबसे बड़ा जो अकाल पड़ा था वो 1943 में पड़ा था हिंदुस्तान पे,
जिसमें यही अगेन बंगाल, बिहार, उड़ीसा की काफी ज्यादा आबादी थी, वो वहां से माइग्रेट कर गई थी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। जो आपदा वहां पे आई, भूखमरी आई, उसकी वजह से लोग वो डाइवर्ट हो गए। आज भी हम नॉर्मली अपने आसपास के इलाकों में देख लेते हैं, कहीं भी यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर आपको एक बंगाली मोहल्ला मिल जाता, बंगाली टोला मिल जाता उस जगह पे। क्यों? वो सब लोग एक्चुअली में माइग्रेट हो गए थे उस टाइम के दौरान में, वो सभी लोग वहां से निकल गए थे। तो इतना बड़ा नुकसान होता है। इस बात से हमें एक और चीज भी समझने को मिलती है कि ब्रिटिशर ने गवर्नमेंट की तरह या रूलर की तरह कोई काम नहीं किया। उसके दिमाग में केवल अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक टाइमलाइन चल रहा था, वो केवल इसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था। यानी यहां पे किसी किस्म के शासक का दिमाग नहीं था, यहां पे किसी एक ट्रेडर का दिमाग चल रहा था कि कैसे वो अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को और ज्यादा स्टैब्लिश कर पाए। इसलिए हिंदुस्तान को हमेशा रॉ मटेरियल बनाने की मशीन बना के छोड़ दिया कि रॉ मटेरियल यहां से प्रोड्यूस होगा और हिंदुस्तान को धीरे धीरे मार्केट बनाएगा आगे चल के, ताकि हिंदुस्तान में फिनिश गुड जो ब्रिटिशर बनाएंगे वो बेचा जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी एक्चुअली रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। किसी एक हेक्टेयर लैंड पे कितना प्रोडक्शन होता है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है, उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। वहीं जितना टोटल आउटपुट आएगा उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं इस जगह पे। तो जो हिंदुस्तान जिस समय आजाद हुआ 1947 तक, हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन का लेवल था, जो प्रोडक्टिविटी था पर हेक्टेयर के हिसाब से, वो काफी कम था। अगर मैं इसको डेटा के अकॉर्डिंग देखूं तो वो क्या है, वीट का अगर हम प्रोडक्शन देखें इस जगह पे, तो वीट का प्रोडक्शन 1947 में 64 लाख टन्स में था। वहीं अगर मैं राइस का प्रोडक्शन देखूं 1947 में, तो 220 लाख टन था। अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं, यानी हेक्टेयर के हिसाब से अगर मैं देखूं कि हेक्टेयर के हिसाब से कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, तो वीट का जो हेक्टेयर के हिसाब से जो प्रोड्यूस हो रहा था वो 660 केजी पर हेक्टेयर था, और जो राइस का प्रोडक्टिविटी था वो 665 पर केजी पर हेक्टेयर था। तो ये जो डेटा ये साफ दिखा रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, काफी कम प्रोडक्टिविटी यहाँ पर। और प्रोडक्टिविटी का मेन कारण क्या है? देखो, अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें दो चीज पे काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है। एक तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे, और दूसरा इरिगेशन के लेवल पे, और दोनों ही काफी कम थी। और इसके कम होने का कारण क्या था? हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की काफी ज्यादा कमी रही। ब्रिटिश ने कभी भी इंडिया को इंप्रूव करने के लिए, उसके एग्रीकल्चर को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उसने किसी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसने फ्लड को कंट्रोल करने का कोई मैप नहीं तैयार किया, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया उसने। ड्रेनेज को खत्म करने का कोई पैटर्न, कोई मैप तैयार नहीं किया उसने। उसने ये तक भी नहीं देखा कि जो फ्रूट क्रॉप जो खत्म हो गए उससे क्या इंपैक्ट हो, क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसने इन सब चीजों के लिए कोई पॉलिसीज या कोई एक मैप तैयार नहीं किया हिंदुस्तान के लिए। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान का जो लेवल था वो प्रोडक्शन का, वो डाउन होना ही था। और जमींदारों को जो टैक्स कलेक्शन का काम दिया गया था, उनका फोकस केवल अपने लाइफ के लैविश होने पे था, उनका लाइफस्टाइल काफी लैविश हो जाए, बस इसी पॉइंट पे ध्यान था। और एग्रीकल्चर के इंप्रूवमेंट पे या विलेज के अंदर में कोई कंसर्न नहीं था। तो ये सभी जो मेन कारण थे, जो मेन रीजन थे, जिनकी वजह से एक्चुअली में जो एग्रीकल्चर था वो काफी ज्यादा स्टेगनेट हुआ, उसका लेवल काफी डाउन हुआ। तो अभी हमने पढ़ लिए कितने, 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला हमने क्या पढ़ा? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जहां हमने जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम का पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा इस जगह पे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा हमने अभी पढ़ा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एंड फोर्थ हमने पढ़ा कि स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा है, किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर पैटर्न को और इंप्रूव करने के लिए। जो एग्रीकल्चर लैंड था वो स्मॉल होल्डिंग से बढ़ गया, यानी लोगों के पास छोटी छोटी जमीनें हो गई, बढ़ गई। तो फार्मर्स लैंडलेस हो गए, वहां पर उनके पास जमीनें नहीं बची।
फिर उनकी जो जमीनें बची वो बहुत छोटी छोटी जमीनें होंगी जिन पे फार्मिंग करना काफी कॉस्टली काम था, इस वजह से उन्होंने फार्मिंग करना भी छोड़ दिया। तो ये सभी जो मेन कारण है जिसकी वजह से ये पॉइंट अराइज होता है। और भी अगर हम यहाँ पे रीजन देखते हैं तो हमारा जो अनसर्टेन रेनफॉल है, अभी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं की उस समय कि भाई रेनफॉल की जगह कुछ अदर सिस्टम इरिगेशन के स्टार्ट किए जाएं, तो उस वजह से भी ये पॉइंट अराइज होता है, वो तो नेचुरल कॉज में आ जाएगा इस जगह पे। There is one more reason of stagnation of agriculture, which is adverse effect of partition. पार्टीशन की वजह से हिंदुस्तान के दो बड़े हिस्से जो हिंदुस्तान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव थे, हिंदुस्तान से अलग कर दिए गए। अगर आप देखें ध्यान से तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा होगा और नीचे डाउन साइड आपको यहाँ पे बांग्लादेश दिख रहा है। पाकिस्तान के अंदर आपको साफ बहुत सारी नदियां आपको दिख रही हैं इस जगह पे, और यहाँ भी सेम वही हाल है। नदियां क्या करती हैं? नदियां माउंटेन से मिनरल एंड सॉइल को मैदानों तक लेके आती हैं, जो एक फर्टाइल रिसोर्स होता है एग्रीकल्चर के लिए, बेस्ट रिसोर्स होता है। वहीं नदियां इरिगेशन का काम करती हैं, जिससे बड़ी आसानी से सिंचाई की जा सकती है उस एरिया के अंदर। तो एग्रीकल्चर के लिए जो पूरा एरिया है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाएगा इस जगह पे, काफी इंपॉर्टेंट था। और आप कैसे भूल सकते हैं कि पंजाब का नाम जो आपके पास यहाँ पंजाब दिख रहा है इस जगह पे, ये जो पंजाब था इस जगह पे, पंजाब एंड सिंध प्रोविंसेस जो इस जगह पे था, कितना इंपॉर्टेंट एरिया था इस जगह। और हमारे पास ईस्ट पंजाब आ गया, उधर वेस्ट पंजाब चला गया, और वेस्ट पंजाब की वजह से पंजाब का नाम था उस जगह पे, 5 नदियों का मिलन। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एरिया हमारे यहाँ से हमसे अलग हो गया, इसका एक बहुत नुकसान हुआ हमें। जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ये एक्चुअली में जूट प्रोडक्शन के लिए टॉप पे था। उस समय हिंदुस्तान की मोनोपोली थी जूट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को, हिंदुस्तान के ट्रेड को कितना नुकसान हुआ होगा इसके पार्टीशन के बाद डिवाइड होने की वजह से। और एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, एग्रीकल्चर अलग बात है लेकिन फिर भी आप समझ लें इस जगह पे कि ये एक्चुअली में रूट रहता था। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से भी एक ट्रेड का रूट रहेगा, और यहाँ से भी इस साइड में अगर जाना है तो ट्रेड का रूट आपको दिखेगा। तो बेसिकली ये नुकसान केवल एग्रीकल्चर में नहीं हुआ, ये नुकसान एग्रीकल्चर में हुआ, इंडस्ट्री को इस चीज का नुकसान हुआ, इवन जो ट्रेड है उसको भी इस चीज का नुकसान हुआ। तो पार्टीशन में ये तो बहुत बड़ा जो पोर्शन था हिंदुस्तान से, फर्टाइल लैंड का, वो हिंदुस्तान से अलग कर दिया गया। इस वजह से भी जो एग्रीकल्चर का लेवल था वो और कम दिखा 1947 में। आई होप आपको ये चीज अच्छे ढंग से समझ आई हो, आपने आज के सारे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।